हेलो दोस्तों, देखिए मैंने अपना बीएड का मेन लेसन फाइल प्लान बनाया है। देखिए मैंने इसको कैसे बनाया है। ये मेरा पहला पेज है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पाठ्य योजना पहला मैंने डाला है। उसके बाद विद्यालय का नाम मैंने इसलिए नहीं डाला है क्योंकि अभी मेरे कॉलेज में जहाँ टीचिंग लगने वाली है उसका नाम मुझे प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो आप विद्यालय का नाम वही डालेंगे जहाँ पे आप फाइनल टीचिंग के लिए जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने देखिए ब्लॉक बनाया है, दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि का। ऐसे ही आपको भी अपनी मेन फाइल में बनाना है। उसके बाद आप कौन सा टॉपिक आप बच्चों को पढ़ाएंगे। तो टॉपिक जैसे हिंदी में उसे प्रकरण कहते हैं, तो मैंने सेलेक्ट किया है माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बच्चों को समझाऊंगी। फिर देखिए मैंने सामान्य उद्देश्य लिया है। सामान्य उद्देश्य में मैंने 8 पॉइंट लिए हैं, जिसमें कि पहला पॉइंट है मेरा छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करेंगे। छात्रों में वैज्ञानिक ढंग से सोचने के लिए रुचि उत्पन्न करेंगे। छात्रों में तार्किक व मानसिक शक्ति का विकास करेंगे। विभिन्न समस्याओं को हल करने की क्षमता उत्पन्न करेंगे। छात्रों को अनुशासनात्मक ज्ञान देने, निरीक्षण, तर्क एवं प्रयोगात्मक शक्ति का विकास करेंगे। छात्रों में खोज करने एवं अनुसंधानात्मक कार्य करने का विकास करेंगे। विज्ञान शिक्षण के द्वारा आधुनिक शक्ति एवं संस्कृति का ज्ञान छात्रों को प्रदान करेंगे। और 8वां पॉइंट मेरा है प्रयोगात्मक कार्यों को करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे। अब सामान्य उद्देश्य के बाद हमारा विशिष्ट उद्देश्य लिया जाएगा। विशिष्ट उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य के बाद हमारा दूसरा हेडिंग जो है वो विशिष्ट उद्देश्य रहेगा। विशिष्ट उद्देश्य में आप देख सकते हैं कि मैंने 3 पॉइंट लिए हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य एवं प्रयोगात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में देखिए मैंने क्या क्या लिया है। छात्र माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्रों का माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में ज्ञानार्जन संभव कर सकेंगे। भावात्मक उद्देश्य में मैंने 2 पॉइंट लिए हैं। छात्रों को माइटोकॉन्ड्रिया की प्रकृति के बारे में समझाएंगे और दूसरा छात्रों को माइटोकॉन्ड्रिया के कार्यों से अवगत कराएंगे। प्रयोगात्मक उद्देश्य में मैंने 1 पॉइंट लिया है, जो कि छात्र माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित विभिन्न प्रयोगों को करने में समर्थ हो सकेंगे। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य के बाद हमारा अगला हेडिंग सहायक सामग्री का होता है, जिसमें हमने चॉक, डस्टर, लपेट, सैंपल, संकेत, तक, रंगीन चॉक इत्यादि सहायक सामग्रियों का नाम लिखा है। उसके बाद हम पूर्वज्ञान, बच्चों का पूर्व ज्ञान इस टॉपिक के बारे में क्या है वो लिखेंगे। तो मैंने लिखा है छात्र माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। पूर्व ज्ञान के बाद हमारा आता है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल या प्रस्तावना के प्रश्न। प्रस्तावना के प्रश्न में आप देख रहे हैं कि मैंने अब ज़्यादा से ज़्यादा 4 पॉइंट में मैंने अपना टॉपिक नेम निकलवा लिया है और 5वें पॉइंट में मैं बच्चों से क्वेश्चन कर रही हूँ अपना उद्देश्य कथन निकलवाने के लिए। तो इसमें पहला, अगर आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक डालेंगे और छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका प्रश्न डालेंगे और यहाँ पे छात्रों का उत्तर। तो इसमें पहला मैंने जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा रही हूँ तो मैंने पहला प्रश्न क्या किया है, बच्चों हमारे दैनिक जीवन में खाए जाने वाले कुछ भोज्य पदार्थों के नाम बताओ। तो बच्चों ने बताया है दाल, चावल, गेहूँ आदि। मैंने दूसरा प्रश्न किया है, बच्चों दाल को खाने से हमें किन पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। बच्चों ने आंसर दिया है प्रोटीन पोषक तत्व की। फिर मैंने तीसरा वहीं से क्वेश्चन उठाना है, जहाँ जो बच्चों का आंसर प्राप्त हो आपको वहीं से क्वेश्चन उठाना है। तो थर्ड क्वेश्चन मैंने लिया है प्रोटीन के विखंडन से हमें क्या प्राप्त होता है। तो कुछ बच्चों ने उत्तर दिया है अमीनो अम्ल और कुछ ने बोला है कि ऊर्जा। तो फिर मैंने चौथा पॉइंट लिया है जिस प्रकार प्रोटीन के विखंडन से हमें अमीनो अम्ल या ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी एक कोशिकांग पाया जाता है जो कि विखंडन की प्रक्रिया करता है। उस कोशिकांग का नाम बताओ। तो हमारे शरीर में तो विखंडन का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है, तो बच्चों ने आंसर दिया है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, तो यहाँ से हमारा प्रकरण निकल गया कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारा टॉपिक रहेगा। ओके, फिर 5वां पॉइंट मैंने लिया है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया के कार्यों और उसकी संरचना के बारे में बताओ। तो चूँकि बच्चे छोटे लेवल के हैं तो उनको
माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना और फंक्शन के बारे में नहीं पता होता है, तो यहाँ पे मैंने समस्यात्मक प्रश्न डाल दिया। फिर उसके बाद समस्यात्मक प्रश्न को ही हम उद्देश्य कथन में लिखेंगे। उद्देश्य कथन हमारा हेडिंग है, तो उसमें देखिए मैंने क्या लिखा कि बच्चों, आज मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, उसके कार्यों एवं संरचना के बारे में जानकारी प्रदान करूंगी। ओके। उसके बाद देखिए मैंने उद्देश्य कथन के बाद हमारा हेडिंग आएगा शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु में देखिए मैंने क्या क्या लिए हैं। शिक्षण बिंदु में मैंने 3 पॉइंट लिए हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं कि शिक्षण बिंदु में मैंने 3 पॉइंट लिए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया खोज, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। अब 3 शिक्षण बिंदु, 3 पॉइंट लेने के बाद आपको प्रेजेंटेशन पे जाना पड़ता है कि आप कैसे उस तीनों पॉइंट को बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि मैंने 3 कॉलम बनाया है। टीचिंग पॉइंट, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। अब देखिए मैंने पहला हेडिंग शिक्षण बिंदु का पॉइंट लिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। तो आदर्श वाचन में मैंने लिखा है, पॉइंट वाइज मैंने लिखा है, क्योंकि इससे बेटर समझ में आएगा बच्चों को। मेरा पहला पॉइंट है, माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम वॉन कोलिकर नामक वैज्ञानिक, जो कि स्विट्जरलैंड के थे, उन्होंने 1857 में इसकी खोज की थी। ओके। फिर मेरा दूसरा पॉइंट है, फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने इसे फिला कहा था। और मेरा तीसरा पॉइंट, अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा था। 1886 में इन्होंने बायोप्लास्ट नाम दिया था अल्टमान ने। और सी बिंडा ने सर्वप्रथम इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, इसलिए इसकी खोज का श्रेय वैज्ञानिक श्री बिंडा को जाता है। फिर मैंने बच्चों को पढ़ाया, फिर मैं उनसे इस पे बोधात्मक प्रश्न करूँगी। तो देखिए मैंने बोधात्मक प्रश्न किया है। बोधात्मक प्रश्न में मैंने पहला प्रश्न किया मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम बार किसने खोजा था। तो देखिए बच्चे, चूँकि मैंने पढ़ा चुका है उस टॉपिक को, तो बच्चे आंसर देंगे वॉन कोलिकर। ठीक। उसके बाद दूसरा पॉइंट या दूसरा प्रश्न मैंने किया है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है। तो बच्चे बताएंगे सी बिंडा। चूँकि दोस्तों बायो का लेसन प्लान फिगर के बिना अधूरा माना जाता है, इसीलिए बच्चों को अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर ड्रॉ किया है, जिसको दिखा के मैं बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँगी। तो ये रहा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि राइबोसोम है ये, और माइटोकॉन्ड्रिया यह अर्ध स्वायत्त मतलब ऑटोनॉमस कोशिकांग माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में उसका खुद का डीएनए होता है, जिससे वो फंक्शन परफॉर्म करता है। ये देखिए ये मैट्रिक्स है, ये F0 F1 पार्टिकल है। इसके अंदर ये जो फिंगर के टाइप की संरचना दिख रही है वो क्रिस्टी है। अंदर वाली संरचना को इनर चेम्बर और ये बाहर वाली संरचना को आउटर चेम्बर। अंदर वाले वॉल को इनर मेम्ब्रेन और बाहर वाले वॉल को आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। देखिए फिगर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इस फिगर से बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे मेरा टीचिंग पॉइंट का दूसरा पॉइंट है। टीचिंग बिंदु का दूसरा पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने यहाँ पे भी पॉइंट के माध्यम से बच्चों को समझाने की कोशिश की है। इसमें पहला पॉइंट है, माइटोकॉन्ड्रिया यह छड़ी के आकार का गोलाकार का होता है। छड़ी के आकार या गोलाकार का होता है, जो कि पूरे कोशिका का 20% भाग घेरता है। दूसरा मैंने दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया या दोहरी इकाई झिल्ली की परत से घिरा होता है, जो कि 60 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। तीसरा मैंने दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की परत 2 भागों में बटी होती है। बाहरी परत को आउटर मेम्ब्रेन और अंदर की परत को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक। जब मैंने चौथा पॉइंट दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में फिंगर के समान रचना पाई जाती है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक क्षेत्रफल को बढ़ाने का कार्य करती है, जिसे एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के निर्माण में सहायता प्राप्त हो सके। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। पांचवा पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका को ऊर्जा गृह कहते हैं। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। ओके। और यहाँ छात्र क्रिया में आप देख ही रहे हैं कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे।
फिर वही सेम प्रोसेस है कि मैंने ये पढ़ाया इतना, इसके बारे में मैं बोधात्मक प्रश्न करूँगी छात्रों से। मेरा पहला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया को किसका पावर हाउस कहा जाता है? बच्चों ने आंसर दिया है कोशिका का। मेरा दूसरा प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया कितनी झिल्लियों से घिरा होता है? तो बच्चों ने कहा ये दोहरी झिल्लियों से घिरा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्लियों से घिरा होता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि मैंने 3 टीचिंग पॉइंट लिए थे, तो अभी मैंने 2 एक्सप्लेन किए हैं। अब तीसरा टीचिंग पॉइंट ये है। तीसरे टीचिंग पॉइंट में तीसरा पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। तो ये लास्ट हमारा टीचिंग पॉइंट का पॉइंट है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कार्य में है, मैंने लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य काम सेलुलर श्वसन करना है। अब सेलुलर श्वसन क्या है, इसके बारे में बच्चों को समझाएंगे। इसका मतलब यह है कि यह कोशिका से पोषक तत्वों को ले जाता है और इसका विखंडन कर इसे ऊर्जा में बदल देता है। तत्पश्चात इसी ऊर्जा का प्रयोग कर अन्य कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। अब हम छात्रों से प्रश्न करेंगे बोधात्मक। बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य काम क्या होता है? बच्चे आंसर देंगे सेलुलर श्वसन। यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक। उसके बाद मेरा सैंपल सारांश आता है। सैंपल सारांश में हमें वही लिखना होता है जो हमने बच्चों को एक्सप्लेन किया है। तो देखिए, मैंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज हेडिंग डाली है और मैंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज में मैंने लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक वॉन कोलिकर ने 1857 ईस्वी में की थी। अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने बायोप्लास्ट कहा था। सीबेंडा नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, इसके लिए इसकी खोज का श्रेय सीबेंडा को जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज हो गई। ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, जैसा कि मैंने अपने सेकंड टीचिंग पॉइंट में बताया था, वैसे ही मैं यहाँ पे भी लिख दूँगी, देख रहे हैं आप। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, मैंने थर्ड टीचिंग पॉइंट में जो बताया था वो यहाँ पे मैंने लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया कार्य में माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर श्वसन करने में सहायक होता है। इसका मतलब यह है कि पोषक तत्वों को भोजन से ग्रहण करके उसका विखंडन करके ऊर्जा मुक्त करता है, जो एटीपी के रूप में संचित हो जाती है और इसी ऊर्जा का प्रयोग अन्य कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। ओके। उसके बाद निरीक्षण कार्य, मतलब अगर हम लोग सब पढ़ा देते हैं, सैंपल सारांश ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं, तो हमें क्लास में भ्रमण करते हुए बच्चों को देखना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो उसमें मैंने लिखा है छात्र अध्यापिका बच्चों को सैंपल सारांश को नोटबुक में नोट करने को कहेगी और कक्षा में भ्रमण करते हुए सभी बच्चों की समस्याओं का निराकरण करेगी। इसके बाद निरीक्षण कार्य के बाद हमारा हेडिंग आता है पुनरावृत्ति के प्रश्न या मूल्यांकन के प्रश्न, कि हमने अब तक जो भी पढ़ाया है बच्चों ने क्या सीखा। तो मैंने पहला प्रश्न किया है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, और मेरा दूसरा प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी परतें पाई जाती हैं। ओके। अब मैं आपको लिखते चलती हूँ लास्ट पेज पे। लास्ट पेज पे देखिए, मेरा तीसरा प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना का उल्लेख करो, और चौथा प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य बताओ। फिर उसके बाद हमें होमवर्क देना है बच्चों को। तो होमवर्क में मैंने देखिए क्या दिया है बच्चों, आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया का सचित्र वर्णन एवं इसके कार्य और संरचना का वर्णन करके लाएंगे। यहीं पे हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। आपको लेसन प्लान कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। थैंक यू।